चलिए, तो यहां पर हम लोग देखेंगे कि मनुष्य में लिंग निर्धारण कैसे होता है। लिंग निर्धारण का क्या मतलब है? सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन। आप देखते हैं ना कि कोई प्रेगनेंसी होती है, किसी माँ के गर्भ में कोई बच्चा पल रहा होता है, अब वो लड़का होगा या लड़की होगी इसकी क्या गारंटी है? ठीक है, कोई बच्चा पैदा होना है, अब वो बच्चा लड़का है या लड़की है इसके बारे में अगर आप बात करें तो क्या रेशियो है, क्या चांसेस होती हैं कि लड़का होगा या लड़की होगी? तो ये जो लिंग निर्धारण है ये किस बात पे डिपेंड करता है, ये हम यहां देखेंगे। तो क्या चाहिए? पहले तो मनुष्य में गुणसूत्रों की कुल संख्या कितनी होती है? 46। हमारे अंदर जो कोशिका है, हर कोशिका के अंदर जो क्रोमोसोम है, जो गुणसूत्र हैं, उनकी संख्या कितनी है? 46। प्रत्येक संतान को समजात गुणसूत्रों की प्रत्येक जोड़ी का एक गुणसूत्र अंडाणु के द्वारा माता से तथा दूसरा शुक्राणु द्वारा पिता से प्राप्त होता है। ये क्या बता रहे हैं? देखिए, यहां पर ये समझाना चाह रहे हैं कि मान लीजिए कि हमारे अंदर कितने क्रोमोसोम हैं? 46। कितने हैं? 46। तो 46 में से 23 कहां से आए हैं? माता से। और 23 कहां से आए हैं? पिता से। समझे? पिता से ये क्या है? ये शुक्राणु के द्वारा आए थे और ये अंडे के द्वारा आए थे। जब अंडे और शुक्राणु में निषेचन हुआ, क्या हुआ? निषेचन हुआ, तो ये जो युग्मनज बनेगा इसी से हमारा शरीर बना। तो कहने का मतलब ये है कि आपके शरीर में जो कोशिका के अंदर 46 गुणसूत्र हैं उसमें से 23 माता से आए हैं और 23 पिता से आए हैं। समझ रहे हैं ना? ये पॉइंट यहां पर बताया गया है। यहां पर कह रहे हैं कि शुक्र जनन, जब स्पर्मेटोजेनेसिस होती है, जब शुक्राणु बनते हैं पिता में, तो शुक्र जनन में अर्धसूत्री विभाजन द्वारा, अर्धसूत्री आधा विभाजन होता है, वहां पर 2 प्रकार के शुक्राणु बनते हैं। आधे वो जिनमें 23वीं जोड़ी का X गुणसूत्र तथा जिसमें 22+X लिखेंगे, तथा आधे हुए जिनमें 23वें जोड़े का Y गुणसूत्र आता है। ये पॉइंट समझ में नहीं आ रहा है? देखिए ये क्या कह रहे हैं। मान लीजिए पिता के शरीर में जो जनन कोशिका है, यहां जनक कोशिका में 46 क्रोमोसोम है। ठीक, अब ये 46 कौन से हैं? इस 46 में से 44 और +2 करके होते हैं। ठीक है, इसमें 2 तरीके के होते हैं। हमारे अंदर 2 तरह के क्रोमोसोम है। एक होता है जिसको आप कह सकते हो जर्म सेल, जनन कोशिका या जनन क्रोमोसोम के लिए होते हैं, और दूसरे होते हैं काइक सेल्स में जो होते हैं, जिनको हम बोलते हैं सोमैटिक क्रोमोसोम। तो ऑटोसोम और एल्लोसोम रिप्रोडक्शन के लिए ये 2 होते हैं जो किसी लिंग का निर्धारण करते हैं, और बाकी जो कॉमन होते हैं मेल और फीमेल में, नर और मादा में जो कॉमन होते हैं वो ऑटोसोम्स होते हैं, जो कितने होते हैं? 44 होते हैं। कहने का मतलब है कि पिता के शरीर में जो क्रोमोसोम है वो क्या होंगे? 44 + 2। ये 2 कौन से हैं? X और Y। ये 2 कौन से हैं? X और Y। तो अगर आप पिता की जनन कोशिका को देखोगे तो ऐसे लिखा जाएगा 44 + XY, ऐसे लिखेंगे। और जब यहां पर शुक्र जनन होगा, शुक्राणु बनेंगे, तो एक शुक्राणु बनेगा 22 + X, आधा हो जाएगा, और एक बनेगा 22 + Y। तो देखिए 22 + X और 22 + Y। 44 का आधा 22, क्योंकि अर्धसूत्री विभाजन हो रहा है। 44 का आधा 22 एक तरफ, आधा 22 एक तरफ। XY में से X एक तरफ, Y एक तरफ। तो जो भी स्पर्म बनते हैं पुरुष में, नर में जो
हाँ, मिलियंस में जो स्पर्म बनते हैं, जो शुक्राणु बनते हैं, उसमें आधे या कह सकते हो कि जो स्पर्म है, शुक्राणु है, वो 22 + X होते हैं। ठीक, मतलब आधों में X होता है और आधे में Y होता है, ऐसे बनते हैं। ठीक है ना, ये वाले गुणसूत्र वहां पे बनते हैं। नारियों में क्या होता है, फीमेल्स में, नारियों में एक समान प्रकार का गुणसूत्र बनता है, क्योंकि किसी भी फीमेल में जो रिप्रोडक्टिव क्रोमोसोम देखोगे तो XX लिखते हैं, XY नहीं होता फीमेल में। फीमेल में क्या होता है, XX। तो वहां पर अगर आप उनको 44 + XX है और उसमें अर्धसूत्री विभाजन करोगे तो क्या बनेगा, यही बनेगा 22 + X, 22 + X, है ना, वाले अंडाणु पाए जाते हैं। निषेचन के समय यदि अंडाणु X गुणसूत्र वाले शुक्राणु से मिलता है, मान लीजिए अंडा है, अंडे में तो X ही रहेगा, 22 + X हो ही रहेगा। अब मान लो जब निषेचन होता है तो अगर X वाला आ गया शुक्राणु तो डॉटर होगी, लड़की होगी, और अगर Y वाला आ गया तो XY लड़का हो जाएगा। तो यहां पे क्या देख रहे हो कि निषेचन के समय यदि अंडाणु X गुणसूत्र वाले शुक्राणु से मिलता है तो जायगोट में 23वें गुणसूत्र में XX होगा, इससे बनने वाली संतान लड़की होगी। ठीक है, तो माता के अंदर जो किसी भी मादा के अंदर जो अंडा बनता है वो क्या होता है, X होता है। अगर हम मानव की बात करें तो फीमेल्स में क्या बनते हैं, X होता है केवल, और पुरुष में X और Y होता है। तो जब निषेचन होगा, मान लो शुक्राणु X वाला आ गया तो क्या बन जाएगा, XX बन जाएगा, लड़की बन जाएगी, और मान लो Y वाला आ गया तो XY बन करके वो लड़का हो जाएगा। तो इसका जो परसेंटेज है वो 50-50 है। 50% चांस है कि लड़का होगा, 50% चांस है कि लड़की होगी। और उसी के विपरीत आगे देखो क्या बता रहे हैं, इसके विपरीत यदि किसी अंडाणु से Y गुणसूत्र वाले शुक्राणु से निषेचित होगा तो युग्मनज में 23वीं गुण जोड़ी XY होगा और इससे बनने वाली संतान लड़का होगी। अतः पुरुष का गुणसूत्र संतान में लिंग निर्धारण के लिए उत्तरदायी होता है। तो एक चीज यहां पे क्लियर करिएगा कि XX मिला तो लड़की, XY मिला तो लड़का। अब इस पर हम एक चार्ट बना करके उसको दिखाते हैं जिससे आपको आसानी से समझ में आ जाए। देखिए, ये है पुरुष, ये है महिला। इसके अंदर जो क्रोमोसोम है वो है 44 + XY, यहां पर है 44 + XX। ठीक, ये विषम युग्मी है, वो समयुग्मी है। स्पर्म जो बनेंगे शुक्राणु, क्या बने, शुक्राणु एक बना, कुछ बनेंगे 22 + X, कुछ बनेंगे 22 + Y। यहां तो एक ही तरीके का बनेगा, दूसरा भी ऐसा ही बनेगा, 22 + X बनेंगे, ये अंडे होंगे। एक ही अंडा बनता है तो वो ऐसा बनेगा। ठीक, अब जब निषेचन होगा, मान लो कि ये वाला स्पर्म जाकर के इस अंडे से फ्यूज करता है तो क्या बनेगा, 22 और 22 44 और XX, ये लड़की होगी। क्या होगी, लड़की। मान लो ये वाला चला जाता है, ये वाला जाके करेगा तो 22 22 44 XY, ये लड़का होगा। तो चांस क्या है, 50% चांस है कि लड़का होगा, 50% चांस है कि लड़की होगी। लड़का और लड़की जो ये लिंग निर्धारण है, इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? देखा जाए तो मदर किसी भी तरीके से रिस्पॉन्सिबल नहीं है। कभी भी कोई महिला लिंग निर्धारण के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है, जिम्मेदार नहीं है। ठीक, जिम्मेदार कौन है? अगर कोई है तो वो पुरुष है, क्योंकि पुरुष के अंदर ही XY है। अगर इसका X गया तो लड़की, इसका Y गया तो लड़का। तो हम जिम्मेदार अगर मानना है तो किसको मानेंगे? पुरुष को। ठीक है, तो रेशियो आप याद रखिएगा 50-50 का है। 50% उम्मीद है XX लड़की, 50% उम्मीद है XY लड़का। ठीक है, यही कॉम्बिनेशन यहां पर बन सकता है।
ठीक है, क्लियर है ना, समझ में आ रहा है। ठीक, तो ये पृथक्करण हुआ, जो गैमीट्स बने शुक्राणु, तो क्या हुआ, पृथक्करण, पृथक करने के बाद मिक्सअप हुआ और यहां पर ये संतानें इस तरह से बनेंगी। तो ये एक टॉपिक आपका क्लियर है कि लिंग निर्धारण कैसे होता है मनुष्य में। तो मनुष्य में जो भी लिंग निर्धारण होता है उसके लिए जो हमारे क्रोमोसोम हैं, जो गुणसूत्र हैं, गुणसूत्र कितने होते हैं, 23 जोड़ी, कितने होते हैं, 23 जोड़ी या 46। तो 23 जोड़ी में से जो आखिरी जोड़ी है, ठीक है, वो इस बात के लिए उत्तरदायी है, वो पुरुष में XY होते हैं और मादा में XX होते हैं, ठीक है ना। अब यहां पर है कि हमारे शरीर के अंदर जो भी लक्षण होते हैं वो अपने आप को किस प्रकार व्यक्त करते हैं। जैसे अभी हम कह रहे हैं कि शरीर में जितने लक्षण हैं उतने जीन हैं। आपके शरीर में कोई कैरेक्टर है, जैसे बाल का कलर है, आपकी हाइट है, आपकी आंखों का कलर है, तो जो भी लक्षण है उसके लिए कोई ना कोई जीन रिस्पॉन्सिबल होगा। तो कैसे कोई जीन या कैसे कोई लक्षण अपने आप को व्यक्त करता है, देखिए यहां पर क्या दिखाना है कि ये आपका डीएनए है, डीएनए के ऊपर ये जीन है, यहां डीएनए के ऊपर क्या है, ये जीन है, ठीक, ये जीन है। जीन में क्या होता है कि प्राइमरी ट्रांसक्रिप्शन होता है, यहां पे ट्रांसक्रिप्शन होता है। अब डीएनए से क्या बनता है, आरएनए बनता है। डीएनए से क्या बनता है, आरएनए। तो पहले हमारे जो हमारा, जैसे मान लीजिए ये कोशिका है, ये हमारी कोशिका है, कोशिका के अंदर ये केंद्रक है, केंद्रक के अंदर डीएनए है, केंद्रक के अंदर क्या है, डीएनए। डीएनए के ऊपर ये जीन होते हैं। तो डीएनए पहले क्या करता है, डीएनए बनाता है आरएनए। क्या बनाता है, आरएनए, न्यूक्लियस के अंदर। फिर ये आरएनए बाहर आता है, ये आरएनए कहां आ जाएगा, बाहर आ जाएगा, साइटोप्लाज्म में। आरएनए कहां आ जाएगा, साइटोप्लाज्म में। तो ये आरएनए यहां बाहर आ गया, ये न्यूक्लियस के बाहर, ये न्यूक्लियर की मेम्ब्रेन है, उसके बाहर आरएनए आ गया। आरएनए कहां आ गया, साइटोप्लाज्म में। जब ये आरएनए साइटोप्लाज्म में आएगा तो वहां आरएनए को मिलेगा राइबोसोम। यहां कौन मिलेगा इसको, यहां कौन मिलेगा, यहां इसको मिलने वाला है राइबोसोम। राइबोसोम, आरएनए और राइबोसोम मिल करके क्या बनाएंगे, प्रोटीन बनाएंगे। क्या बनाएंगे, प्रोटीन। क्या बनाएंगे, प्रोटीन बनाएंगे। जिस तरीके की प्रोटीन बनेगी वही उसी तरीके का लक्षण आपके शरीर में दिखाई देगा। गलत प्रोटीन बने, गलत लक्षण होंगे, अच्छी प्रोटीन बनेगी, अच्छे लक्षण। मतलब कहने का यह है कि हमारा जो कैरेक्टर है, हमारा जो लक्षण किस पे डिपेंड कर रहा है, प्रोटीन पे। मतलब बाल जैसे भी हैं, बाल आपके मुड़े हुए हैं या कर्ली हैं या स्ट्रेट है, इसके लिए प्रोटीन रिस्पॉन्सिबल है। जिस तरीके की प्रोटीन बनेगी, ठीक है, कर्ली प्रोटीन बनेगी तो कर्ली हो जाएंगे, स्ट्रेट होगी तो स्ट्रेट बन जाएंगे। तो जिस तरीके की प्रोटीन बनेगी उसी तरीके के लक्षण आपके शरीर में दिखाई देंगे। तो लक्षण किस पे डिपेंड करता है, प्रोटीन पे। प्रोटीन किस पे डिपेंड करती है, आरएनए पे। आरएनए किस पे डिपेंड करता है, डीएनए पे। और डीएनए कहाँ है, शरीर के अंदर, वही मेन है, वहीं पर जीन है। और उसी से इसीलिए कहा जाता है जितने जीन उतने कैरेक्टर, या जितने कैरेक्टर उतने जीन। तो अगर आपके अंदर कोई भी बीमारी है जेनेटिक, तो वहां जीन के अंदर चेंज करने की जरूरत है। कोई इंसान मान लीजिए पूरी तरीके से गंजा है, उसमें बाल नहीं आए, कोई सर पे बाल ही नहीं है, एक भी बाल नहीं है, पूरा ये कह सकते हो खाली है, तो क्या है, उसके अंदर बाल बनाने वाले जो प्रोटीन है उसका निर्माण नहीं हो रहा है। तो क्या करोगे, कैसे उसको ट्रीट करोगे, उस प्रोटीन को बनाने के लिए पहले वो आरएनए ढूंढोगे, वो आरएनए को बनाने के लिए उस डीएनए में जाओगे, उसके जीन को पकड़ोगे। अगर उस जीन को ढूंढ करके और उसको तुमने सही कर दिया तो उस पर्टिकुलर आदमी के अंदर आरएनए बनने लगेगा, प्रोटीन बनने लगेगी, और देखते ही देखते उसमें बालों का निर्माण हो जाएगा, पूरे बाल फिर से बन जाएंगे। तो जीन थेरेपी होती है, ये जो नई टेक्नोलॉजी है जीव विज्ञान में, जिसको वैज्ञानिक काम करते हैं, जीन टेक्नोलॉजी, इसमें इंजीनियरिंग होती है।
मैथ पढ़ने वाले ही इंजीनियर नहीं बनते, बायो पढ़ने वाले भी इंजीनियर बनते हैं। आप लोग याद रखिए, इसको बोलते हैं बायोटेक। ये जीव विज्ञान की एक नई शाखा है जहां पर इंजीनियर बनते हैं और ये इंजीनियर बहुत पैसा कमाते हैं। ठीक है, तो बायोलॉजी भी इंजीनियर बनाती है, केवल मैथ पढ़ के ही इंजीनियर नहीं बन सकते हम लोग, याद रखिएगा। बायोलॉजी भी मायने रखती है और ये जेनेटिक इंजीनियरिंग है। ठीक है, तो जो भी मेडिसिन बनती हैं, आज जो भी बीमारियां हैं बड़ी बड़ी, कोरोना हो गया, एड्स हो गया, कोई भी बीमारी है, उसकी दवा बनाने के लिए बायोटेक के जो इंजीनियर हैं, जो साइंटिस्ट हैं, वही लोग काम करते हैं और वही जो है इन दवाओं को बनाते हैं। तो लक्षण को देख करके प्रोटीन का पता लगाना, प्रोटीन से फिर आरएनए, आरएनए से डीएनए और डीएनए पे पाते हैं जीन, और वही जीन होते हैं जो लक्षणों को व्यक्त करते हैं। तो यहां पर हमारा ये टॉपिक खत्म हो रहा है। हमने जो आनुवंशिकता पढ़ी, आनुवंशिकता क्या है, आनुवंशिकता के जनक कौन है, मेंडल के नियम क्या क्या है, एक संकरीय, द्विसंकरीय, मेंडल ने मटर का पौधा क्यों सेलेक्ट किया था, यह सारी बातें पढ़ने के बाद मनुष्य में लिंग निर्धारण कैसे होता है वो पढ़ लिया। फिर हम लोगों ने पढ़ा कि कोई लक्षण अपने आप को व्यक्त कैसे करता है यहाँ पर। तो जो आपका अध्याय है, अध्याय में दो चीजें हैं, आनुवंशिकता एवं जैव विकास। तो आनुवंशिकता हम लोगों ने पढ़ ली, हेरिडिटी हमने पढ़ ली। अब अगला जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा जैव विकास। क्या होगा? जैव विकास। तो उस पे हम लोग बाद में बात करेंगे अगली क्लास में। वहां पर हम देखेंगे कि जैव विकास क्या है और उसकी क्या कॉन्सेप्ट है। ठीक है, थैंक यू बेटा।